हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर यानी द कोल्ड वॉर इरा। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के आए हैं। टोटल 3 प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। पहला है अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग का थ्योरी कंप्लीट नहीं है, राजनीति के चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर, तो प्लीज पहले थ्योरी कंप्लीट करें, क्योंकि अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन आंसर भी रटने की नौबत आ जाएगी। इसलिए पहले थ्योरी कंप्लीट करें, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, शीत युद्ध क्या है, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपका शीत युद्ध क्या है, यानी ये जो शीत युद्ध के बारे में आपको लिखना है। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको कितने नंबर के पूछे जाते हैं? टोटल 5 नंबर के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए नंबर ज्यादा है तो आपका आंसर भी एक तरह से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध अगर आप लोग का थ्योरी हल्का सा भी कंप्लीट है, हल्का भी अगर थ्योरी आप लोग पढ़े हैं, तो आपको शीत युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आना चाहिए। देखिए, शीत युद्ध उसको कहते हैं जिसमें ना तो मतलब गोली चली है ना ही किसी की जान गई है, यानी ऐसा युद्ध जिसमें ना तो गोली चली और ना ही किसी की जान माल का नुकसान हुआ हो, उसको क्या कहेंगे? शीत युद्ध कहेंगे, यानी सिंपल भाषा में। अब देखिए, शीत युद्ध में जो हुआ था, अमेरिका और रूस दोनों कभी आमने सामने नहीं आए। अमेरिका और रूस दोनों कभी आमने सामने नहीं है। शीत युद्ध किस किस के बीच हुआ? अमेरिका और रशिया के बीच, लेकिन ये दोनों कभी सामने नहीं आए, दोनों एक दूसरे के कभी आमने सामने नहीं आए, लेकिन दोनों इस प्रकार का माहौल बना दिया पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में, कि सबको लगता था, पूरा दुनिया को लगता था कि अब युद्ध होने वाला है अमेरिका और रशिया के बीच। अब क्या होने वाला है? युद्ध होने वाला है अमेरिका और रशिया के बीच, यानी शीत युद्ध इसी को कहेंगे। अमेरिका और रशिया ने पूरा ऐसा माहौल बना दिया पूरा दुनिया में, जिससे पूरा दुनिया को लगता था कि अब अमेरिका और रशिया के बीच युद्ध होने वाला है। उसको क्या कहेंगे? शीत युद्ध कहेंगे। यानी शीत युद्ध में गोली नहीं चली, हथियार का यूज नहीं हुआ, ना ही किसी के माल जाल का एक तरह से नुकसान हुआ। और शीत युद्ध जो हुआ था वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। किस किस के बीच? अमेरिका और रशिया के बीच, यानी कोल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन आ गया कि शीत युद्ध क्या है या फिर कोल्ड वॉर क्या है, आपको आंसर लिखना है। शीत युद्ध वह स्थिति है जिसमें वातावरण तनावपूर्ण होता है, यानी माहौल जो होता है पूरा टेंशन भरा हुआ होता है, परंतु युद्ध नहीं होती है, यानी युद्ध नहीं होते, लड़ाई नहीं होती है। दूसरे विश्व की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। दूसरे विश्व किसको कहते हैं? हम लोग पढ़े थे जो थ्योरी में, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ को कौन सा टाइटल दिया गया था? दूसरे विश्व का टाइटल दिया गया था। यानी जैसे यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का बिखराव हुआ, उससे क्या हो गया? शीत युद्ध की शुरुआत होगी। 1991 में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का बिखराव हुआ था, उसके बाद ही क्या हो गया? शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। इस अवधि में पूंजीवादी और साम्यवादी देशों में आपसी शत्रुता, आपसी दुश्मनी और तनाव चलता रहा, और वे एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते रहे। इन दोनों गुटों के बीच कोई पूर्णव्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। पूर्णव्यापी मतलब बड़े पैमाने पर, रक्त रंजित मतलब खूनी युद्ध, रक्त रंजित युद्ध मतलब क्या होता है कि खूनी युद्ध नहीं छिड़ा। विभिन्न क्षेत्रों में युद्ध हुए, दोनों महाशक्तियों और उनके साथी देश इन युद्धों में संलग्न रहे। ये क्षेत्र विशेष के अपने साथी देश के मददगार बने, परंतु तृतीय विश्व युद्ध यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर से क्या हो गया? बच गया। इसी को क्या कहेंगे? शीत युद्ध कहेंगे। शीत युद्ध किसको कहेंगे? आप जान लिए। आपको एग्जाम में आएगा कि शीत युद्ध पर टिप्पणी करें, आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो आपको आंसर इस प्रकार लिखना है। ठीक है, शीत युद्ध हो गया। और शीत युद्ध का जो परिणाम हुआ था, एक तरह से बहुत बड़ा परिणाम हुआ था, दुनिया भी एक तरह से 2 भाग में बट गया था। शीत युद्ध किस किस के बीच? अमेरिका और रशिया के बीच। इस तरह से हो गया शीत युद्ध का फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ते दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। अगर आपका थ्योरी अगर हल्का सा भी कंप्लीट है तो क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में सुने होंगे या फिर पढ़े होंगे थोड़ा सा भी। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है वो आपको बताना है। देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट जो है यहाँ डिटेल में आपको बताना है। सबसे पहला देखिए कि क्यूबा क्या है। क्यूबा अमेरिका का तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का गठजोड़ सोवियत संघ के साथ था, यानी क्यूबा किसके साथ था? सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के साथ था, लेकिन वह अमेरिका का तट से लगा हुआ है, मतलब कि वह अमेरिका के बगल में है, लेकिन वो किसके साथ है? सोवियत संघ के साथ है। 1862 में सोवियत संघ के नेता लीडर यानी खुश्चेव ने क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दी। यानी 1862 में रशिया के सोवियत संघ के नेता कौन थे? खुश्चेव थे, और उन्होंने 1862 में क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैयार कर दी। किसके खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नजदीकी निशाने के सीमा में आ गया, एक तरह से नजदीक हो गया, यानी सोवियत संघ को नजदीक पर गया अमेरिका पर अटैक करने के लिए। कौन सा निशाने पर आ गया? नजदीकी निशाने की सीमा में आ गया। इस प्रकार के कार्य से सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य क्षेत्र के लगभग 2 गुने ठिकानों पर
या शहरों पर आक्रमण कर सकता था। जब मतलब सोवियत संघ ने क्यूबा में मतलब अपना मिसाइल तैनात नहीं किया था, तो उस टाइम मतलब अमेरिका पर आक्रमण करने का इतना चांस नहीं था। लेकिन जैसे क्यूबा में मतलब मिसाइल तैनात किया सोवियत संघ ने, तो उससे क्या होगा, लगभग 2 गुने ठिकानों पर या शहरों पर आक्रमण करने का चांस हो गया। यानी 2 गुना लगभग वहां से बैठे बैठे, यानी क्यूबा से बैठे बैठे सोवियत संघ लगभग अमेरिका के 2 गुने ठिकानों या शहरों पर आक्रमण कर सकता था। अमेरिका ने इसका विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी। कैनेडी ने, यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, अमेरिका यानी क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो जॉन एफ कैनेडी, इसका पूरा नाम है जॉन एफ कैनेडी। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को क्या किया जाए, रोका जाए। ऐसी स्थिति से आभास हो रहा था कि युद्ध होकर ही रहेगा। मतलब ऐसा स्थिति माहौल बन गया, अब सबको लग रहा था कि अब युद्ध होना ही है, अब नहीं होने का कोई चांस नहीं है। इसी को क्या कहते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का क्या है, चरम बिंदु है। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, शीत युद्ध का चरम बिंदु है। और शीत युद्ध में जैसे कि क्यूबा में जो मिसाइल तैनात किया था सोवियत संघ ने, तो उसके 3 हफ्ता बाद यानी 21 दिन बाद, टोटल 21 दिन बाद अमेरिकी को पता चला था। यानी अमेरिका को कब पता चला था, 3 हफ्ता बाद। यानी इसके बीच में अगर चाहता, जब वो तैनात किया था मिसाइल को क्यूबा में सोवियत संघ ने, इसके बीच में अगर वो चाहता 3 दिन, टोटल कितना दिन टाइम मिला उसको, 21 दिन का टाइम। और 21 दिन बाद अमेरिका को पता चला कि सोवियत संघ ने क्यूबा में मेरे खिलाफ मतलब क्या किया है, मिसाइल का तैनाती किया है। अगर इसके बीच में चाहता सोवियत संघ तो उसका फाइल निपटा देता था, फाइल उसका निपटा सकता था अमेरिका का। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन कवर हो गया, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। अगर आपको क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आप अच्छा तरह से लिख सकते हैं, नोट बनाते हुए जाइए अभी तक। दूसरा क्वेश्चन, इसी तरह तीसरा क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या करा है कि क्या शीत युद्ध विचारधारा का संघर्ष था। आपको क्या पूछ रहा है कि क्या शीत युद्ध विचारधारा, समझिए विचारधारा टोटल 2 पढ़े थे, पूंजीवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा। अब देखिए क्या शीत युद्ध विचारधारा का संघर्ष था, आपको क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन आपको आंसर देना है कि शीत युद्ध सिर्फ शक्ति प्रदर्शन, सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था। मतलब शीत युद्ध जो था वो मतलब बहुत सारे कारण से लड़ा गया, दोनों के बीच बहुत सारा मतलब डिफरेंस था, बहुत मतलब शक्ति प्रदर्शन भी उसका कारण था, सैनिक गठबंधन भी उसका एक कारण था शीत युद्ध का, और शक्ति संतुलन भी एक तरह से बैलेंस करना कि अमेरिका इतना पावरफुल है, रशिया इतना पावरफुल है, यानी सोवियत संघ इतना पावरफुल है, ये भी मतलब एक तरह से कारण था शीत युद्ध का। अब देखिए बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। ठीक है, विश्व विचारधारा की दृष्टि से 2 गुटों में विभाजित हो गया। कितना, विचारधारा की दृष्टि से यानी सोच की दृष्टि से पूरा दुनिया कितना 2 गुट में विभाजित हो गया, बढ़ गया। पश्चिमी गठबंधन का अगुवाई कौन कर रहा था, अमेरिका कर रहा था, और यह गुट उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवाद का समर्थक था। अब देखिए यहाँ क्या आया, पूंजीवादी, एक तरह से पूंजीवाद का समर्थक था। अब पूंजीवादी विचारधारा क्या होता है, पूंजीवादी विचारधारा एक ऐसा विचारधारा होता है, या फिर पूंजीवाद एक प्रकार की विचारधारा का नाम है जो मानवता और सामाजिकता से ज्यादा आर्थिक लाभ को पक्षधर करता है। यानी मानवता और सामाजिकता से ज्यादा पूंजीवादी विचारधारा को क्या पसंद है, लाभ पसंद है, पैसा पसंद है। ठीक है, यानी पूंजीवाद विचारधारा में भावनाओं से ज्यादा धन को प्राप्त करने में जोर दिया जाता है। यानी एक तरह से मानवता को नहीं देखा जाता है उसमें, पूंजीवाद विचारधारा में एक तरह से पैसा को यानी ज्यादा मतलब महत्व दिया जाता है। और पूंजीवादी विचारधारा का अगुवाई कौन कर रहा था, अमेरिका कर रहा था। लेकिन साम्यवाद, अब देखिए किसका समर्थक था, पूंजीवाद का समर्थक था, और पूर्वी गठबंधन का अगुवाई सोवियत संघ कर रहा था, और ये गुट समाज और साम्यवाद का समर्थक था। साम्यवाद विचारधारा क्या है, साम्यवाद विचारधारा बहुत अच्छा विचारधारा होता था। साम्यवाद विचारधारा में एक ऐसी विचारधारा है जिसमें समाज के सभी वर्ग, अमीर हो या गरीब, सबको ध्यान में रखकर सबका विकास करने की बात की जाती थी और सबका विकास किया जाता था, सबका ख्याल रखा जाता था। और साम्यवाद जो है वो निजी संपत्ति का विरोध करता था। ठीक है, क्या करता था, विरोध करता था, एंटी पार्टी था, साम्यवाद विचारधारा। यह विचारधारा एक दूसरे के विरोधी थे। जी हाँ, यानी पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा एक दूसरे का विरोध कर रहा था, और दोनों ही गुट अपनी अपनी विचारधारा को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। यानी सोवियत संघ कह रहा था कि मेरा साम्यवादी विचारधारा सही है पूरा दुनिया लेवल में, और अमेरिका कह रहा था कि नहीं मेरा पूंजीवादी विचारधारा सही है। यानी दोनों एक तरह से खूब जोर लगा रहा था कि हम दुनिया में प्रूफ कर दिखाएंगे कि मेरा साम्यवादी विचारधारा सही है। ये कौन जोर दे रहा था, सोवियत संघ दे रहा था, और अमेरिका भी पूरा जोर दे रहा था कि हम भी प्रूफ करके दिखाएंगे कि मेरा पूंजीवादी विचारधारा सही है। इसी को क्या कहते हैं, अपनी विचारधारा को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। वे इसे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध
करने का सबसे अच्छा तरीका मानते थे, यानी सामाजिक या फिर राजनीतिक तरीके से भी मतलब उसको लागू करना चाहते थे अपना विचारधारा को। यहाँ क्या क्वेश्चन था, क्या शीत युद्ध विचारधारा का संघर्ष था? जी हाँ बिल्कुल, इसमें कोई बात नहीं, कोई शक की बात नहीं कि शीत युद्ध जो था एक तरह से विचारधारा का संघर्ष था। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन कवर हो गया। आपको एग्जाम में आएगा कि क्या शीत युद्ध विचारधारा का संघर्ष था? आपको लिखना है पूरा तरह से आंसर, आपको यही तरह से लिखना है, ठीक है। इसी तरह नोट बनाते हुए चाहिए आप लोग। तीसरा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि परमाणु युद्ध के एक बड़े युद्ध का वर्णन कीजिए। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में परमाणु युद्ध हुआ नहीं है, ठीक है। परमाणु युद्ध किसी दो देश के बीच अभी तक हुआ नहीं है। सिर्फ अगर परमाणु युद्ध का पहला और लास्ट जो अटैक था वो जापान पर था, यानी अमेरिका द्वारा जापान पर जो बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो अब क्या करना है, एक ही युद्ध हुआ था तो उसी के बारे में लिख देते हैं। परमाणु युद्ध के एक बड़े युद्ध का वर्णन कीजिए। अब देखिए, परमाणु युद्ध का एक बड़ा उदाहरण अमेरिका द्वारा, कोई दूसरा उदाहरण है भी नहीं, यानी किसी दो देश के बीच और मतलब परमाणु युद्ध यानी परमाणु हथियार का यूज नहीं हुआ, सिर्फ अमेरिका द्वारा जापान पर किया गया था। अभी दुनिया में दूसरी बार मतलब परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। इसलिए आपको यही आंसर लिखना है। परमाणु युद्ध के एक बड़े युद्ध का वर्णन कीजिए, तो आपको आंसर यही लिखना है। परमाणु युद्ध का एक बड़ा उदाहरण क्या है? अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों पर बम गिराना था, यानी अगस्त 1945 में बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए। इसके कारण जन धन की बहुत हानि हुई, सैकड़ों लोग मारे गए, घायल हुए और अपाहिज हो गए। आज भी उसका प्रभाव देखा जा सकता है। इसका प्रभाव मतलब एक तरह से वहाँ जो जापान में इसको हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था जापान में, तो आज भी लोग वहाँ जो होते हैं नेंगरे लूले मतलब एक तरह से अपाहिज पैदा होते हैं। इस घटना के पश्चात जापान ने घुटने टेक दिए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या हो गया? अंत हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। अब देखिए, हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिरा गया था वो एक का नाम था पहला 2 बम गिरा गया था। एक का नाम था लिटिल बॉय और दूसरा का नाम था फैट मैन। दूसरा का क्या नाम था? फैट मैन। और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया था अमेरिका द्वारा जापान पर। यहाँ क्वेश्चन क्या कराते कि परमाणु युद्ध के एक बड़े युद्ध का वर्णन कीजिए। बड़ा युद्ध हुआ ही कहाँ है? सिर्फ अमेरिका और जापान के बीच, मतलब अमेरिका जापान पर बम गिराया था परमाणु बम, तो उसी का आपको वर्णन कर देना है। इस तरह से चौथा क्वेश्चन कवर हो गया। पांचवा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपको करा कि शीत युद्ध के प्रमुख कारण बताइए, यानी कोल्ड वॉर हुआ था उसका कारण बताना है आपको। क्या कारण थे उसका, जो फेमस यानी एक तरह से मुख्य कारण आपको बताना है। अब पहला पॉइंट में आपको उत्तर देना है, द्वितीय विश्व यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व 2 शक्तिशाली गुटों में विभाजित हो गया। 2 ग्रुप में बट गया। एक और अमेरिका और उसके साथी राष्ट्र और दूसरी ओर सोवियत रूस और उसके मित्र राष्ट्र थे। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर अंत होने के बाद दुनिया मतलब एक तरह से 2 भाग में विभाजित हो गया। एक की अगुवाई अमेरिका कर रहा था तो दूसरी की अगुवाई सोवियत रूस कर रहा था। और दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि पूर्वी यूरोप में साम्यवादी दलों के उदय से अमेरिका और ब्रिटेन को खतरा उत्पन्न हो गया, वह इससे भयभीत हो गए। अब पूर्वी यूरोप में जो था, पूर्वी यूरोप किसके मतलब पक्षधर में था? अमेरिका उस पर कब्जा किया हुआ था, ब्रिटेन भी था। अमेरिका और ब्रिटेन किसका मतलब विचारधारा था? पूंजीवादी विचारधारा का अगुवाई कर रहा था, लेकिन साम्यवादी विचारधारा का कौन कर रहा था? सोवियत संघ कर रहा था। लेकिन अब क्या हो गया, अमेरिका के बगल में ही मतलब अमेरिका का पक्ष, एक तरह से अमेरिका जिसमें चाहता था कि हम उसमें पूर्वी यूरोप में अपना विचारधारा फैलाएंगे, पूंजीवाद विचारधारा फैलाएंगे, लेकिन वहाँ क्या हो गया, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी दलों का उदय हो गया। यानी साम्यवाद वैसा दल जो मतलब साम्यवादी दल जो वैसा दल को उस दल को कहते हैं जो मतलब साम्यवादी विचारधारा को मानता हो, उसका समर्थन करता हो, उसको क्या कहेंगे? साम्यवादी दल कहेंगे। यानी पूर्वी यूरोप में साम्यवादी दल का उदय हो गया, यानी एक तरह से जन्म हो गया। अब अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लग गया। वहाँ हम चाहते हैं, अमेरिका सोचता था कि हम चाहते हैं पूंजीवादी विचारधारा को एक तरह से आगे बढ़ाएं, ब्रिटेन भी चाहता था, लेकिन वहाँ क्या हो गया, पूरी यूरोप में साम्यवादी दल का क्या हो गया, उदय हो गया, जिससे अमेरिका और ब्रिटेन को खतरा हो गया, खतरा उत्पन्न हुआ और वे एक तरह से डर गए, भयभीत हो गए। दूसरा पॉइंट आपका ये हुआ। तीसरा पॉइंट ये है आपका, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाटो और क्या है कि वार्सा, नाटो और सीटो आदि सैनिक गुटों का निर्माण हुआ। इन गुटों में विनाशकारी हथियारों की होड़ लग गई, फलस्वरूप गुटबंदी करने वाले देशों के बीच तनावपूर्ण माहौल उत्पन्न हो गया, यानी पूरा टेंशन का माहौल उत्पन्न हो गया। 3 पॉइंट है आपका, यानी शीत युद्ध क्यों हुआ, इसका कारण टोटल 3 बताया आपको, ठीक है। ये कारण आपको लिख लेना है, कॉपी में नोट करते हुए जाना, फिर बोल रहा हूँ कॉपी में नोट करते हुए जाना। 5वां क्वेश्चन कवर हो गया, शीत युद्ध के प्रमुख कारण टोटल 3 पॉइंट में आपको लिखना है। देखिए इसी तरह है कि 6ठा क्वेश्चन आपको करा है कि महाशक्तियों का उदय किस प्रकार शीत युद्ध का कारण बना।
महाशक्ति का उदय, महाशक्ति कितना, दो, अमेरिका और रसिया का उदय, उसका जो उद्भव हुआ वो भी एक तरह से कारण बना। किसका कारण बना? शीत युद्ध का। लेकिन किस प्रकार बना आपको वो बताना है। महाशक्तियों का उदय किस प्रकार शीत युद्ध का कारण बना? आपका उत्तर होगा द्वितीय यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति का कारण जो भी हो, इसका परिणाम यह हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर दो महाशक्तियों का उदय हो गया। वैश्विक राजनीति के मंच पर यानी पूरा दुनिया में जो राजनीति होने लगा उसमें दो महाशक्ति का उदय हो गया, यानी दो पावरफुल करंट कंट्री अमेरिका और रसिया का मतलब एक तरह से उभर कर सामने आ गया पूरा दुनिया का राजनीति में। जर्मनी और जापान हार चुके थे। जर्मनी और जापान सेकंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हो गया था? हार गया था। जर्मनी पर एक तरह से बहुत सारा मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया था और जापान पर तो बम ही गिरा दिया गया था, ठीक है। और यूरोप तथा शेष संसार विनाश की मार झेल रहे थे। अब अमेरिका और रसिया यानी सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थे। अब देखिए इसमें जो शीत युद्ध में जो हो रहा था, अमेरिका और रसिया तो कभी सामने में नहीं आया, लेकिन इन लोगों का जो समर्थक था ना, अमेरिका का समर्थक था और सोवियत संघ का जो समर्थक देश था, ये लोग आपस में लड़ रहा था, ठीक है। ये लोग आपस में लड़ रहा था और ये लोग को कौन लड़ रहा था? यही दोनों लड़ा रहा था, ठीक है। लेकिन ये दोनों आमने सामने खुलकर नहीं आया। अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन गई जी। ये लोग तो लड़ा ही नहीं, ये लोग तो युद्ध मतलब एक तरह से लड़वाया दूसरे को। ये लोग को मेन दुश्मनी था अपने मतलब अमेरिका और रसिया को मेन दुश्मनी था ये दोनों के बीच, लेकिन ये मतलब दुनिया को लड़वाया। अपनी अमेरिका अपना दोस्त को इसके दुश्मन के साथ लड़वाया, इसका जो दोस्त था इसका दोस्त के साथ लड़वाया, लेकिन ये दोनों कभी आमने सामने नहीं आया, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थे, यानी जब ये दोनों नहीं लड़ा तो इसके पास मतलब एक तरह से जो हथियार थे यानी जो सैनिक के पीछे खर्च होता था वो तो बच गया ना। अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? उसके पास तो सब कुछ स्टोर किया हुआ है। इनके पास इतना सामर्थ्य था कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सकता था। इतना सामर्थ्य था, इतना सामान था, इतना एक तरह से पावर था कि किसी भी घटना को एक तरह से अफेक्ट कर सकता था। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के आमने सामने होना शीत युद्ध का कारण बना। आमने सामने होना भी एक तरह से शीत युद्ध का कारण बना। जब मतलब दोनों पावरफुल हो रहे थे तो दोनों पावरफुल होने के वक्त दोनों एक तरह से आमने सामने आ गए। ये भी एक क्या बना? शीत युद्ध का कारण बना। यानी महाशक्तियों का उदय किस प्रकार शीत युद्ध का कारण बना, इस टाइप का आपको आंसर लिख देना है। आंसर को कॉपी में नोट करते हुए जाइए। छठा क्वेश्चन कवर हो गया, आगे बढ़ते सातवां क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध दुष्प्रचार ने शीत युद्ध को जन्म दिया, कैसे? अब यह क्वेश्चन ही आपको कह रहा है कि अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध विचार दुष्प्रचार ने शीत युद्ध को जन्म दिया। यहाँ तक तो बात सही है, करेक्ट बात है, ठीक है। अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा एक दूसरे के दुष्प्रचार यानी एक दूसरे के विरुद्ध एक दूसरे के खिलाफ हमेशा मतलब प्रचार करते थे। टीवी चैनल पर जो भी हो, समाचार पत्र पर एक तरह से दुष्प्रचार करते थे और इसी ने क्या किया? शीत युद्ध को जन्म दिया। लेकिन आपको यहाँ लास्ट में क्या लगा दिया? कैसे? मतलब अब यह क्या हो गया? पूरा का पूरा क्वेश्चन बन गया। आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए आंसर क्या देना है? द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के शीघ्र पश्चात यानी जल्द उसके बाद ही तुरंत उसके बाद ही सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक दूसरे के विरुद्ध घिनौने प्रचार, जासूसी करना तथा अधिक से अधिक क्षेत्रों को अपने प्रभावाधीन लाने के आरोप प्रत्यारोप लगाए। यानी द्वितीय सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसे समाप्त हुआ, दोनों के बीच तो सेकंड वर्ल्ड वॉर चला, लेकिन दोनों जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ एक तरह से दोनों मतलब चाह रहा था कि हम विश्व का पावरफुल बने, जिसके कारण दोनों एक दूसरे का गीबत करने लगा, एक तरह से दुष्प्रचार करने लगा। अमेरिका वैसा है, रूसिया सोवियत संघ बोलता था कि अमेरिका एक तरह से घटिया है, ये वो मतलब एक तरह से उसका दुष्प्रचार कर रहा था टीवी चैनल द्वारा, अखबार द्वारा। अमेरिकी समाचार पत्रों ने सोवियत संघ के विरुद्ध भड़काने वाले कुछ शीर्षक प्रकाशित किए, जैसे साम्यवादी प्रसार से ईसाई सभ्यता के डूबने का खतरा। यानी अमेरिकी पत्रकार अमेरिका जो छापा अपना इसमें पूरा दुनिया में बता रहा था कि रसिया की जो सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा है, साम्यवादी प्रसार से ईसाई सभ्यता यानी ईसाई जो सभ्यता है उसके सभ्यता को डूबने का खतरा है, मतलब वो एक तरह से खत्म होने का खतरा है। भाई इसका क्या, साम्यवादी एक विचारधारा है और ईसाई सभ्यता एक अलग चीज है, साम्यवादी विचारधारा एक अलग चीज है। लेकिन अमेरिका क्या किया? इसको गोल मटोल करके इसको मतलब दुनिया को गलत रूप में गलत धारण के रूप में दिखा रहा था कि नहीं, साम्यवादी विचारधारा से, साम्यवादी प्रसार से ईसाई सभ्यता को डूबने का खतरा है। गुंडों का नीच गिरोह आदि ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल। अब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री का वो था, कौन था? वो चर्चिल था, ठीक है। ने भाषण दिया, भाषण में कहा हमें एक प्रकार की तानाशाही के स्थान पर दूसरे प्रकार की तानाशाही की स्थापना को रोकना चाहिए।
दूसरे प्रकार की तानाशाही से उसका अभिप्राय साम्यवाद से था, यानी इनडायरेक्ट वो किस पर निशाना बना रहा था, साम्यवादी विचारधारा यानी रसिया पर निशाना बना रहा था। यानी वो कह रहा था कि एक तानाशाही हम लोग तो खुद हैं बैठे हुए, ठीक है, हम लोग तो खुद शासन कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद दूसरे प्रकार की तानाशाही को की स्थापना को रोकना चाहिए, यानी एक तरह से रसिया को रोकना चाहिए। मतलब एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से वो रसिया पर ही सब शाब्दिक अटैक किया, यानी शाब्दिक प्रहार किया था, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, अमेरिका और रसिया सोवियत संघ द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध दुष्प्रचार यानी शीत युद्ध का कारण बनना, यह भी एक प्रमुख कारण है, दुष्प्रचार दोनों के विरुद्ध। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मेरा क्वेश्चन कवर हो गया, 7वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते 8वां क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन क्या है, अपरोध क्या है। क्या है कि अपरोध क्या, आपको क्वेश्चन आ गया एग्जाम में 5 नंबर का, अपरोध क्या है। देखिए अपरोध जो है आपको उत्तर में लिखना है, परमाणु युद्ध होने पर विश्व को बड़े विनाश का सामना करना पड़ता। सही बात है, जब परमाणु युद्ध हो जाता रसिया और अमेरिका के बीच तो विश्व को एक बहुत बड़ी मार झेलनी पड़ती है, एक तरह से बहुत बड़ा विनाश हो जाता। यह निश्चित करना मुश्किल हो जाता कि विजेता कौन बनता है, विनर कौन बनता। परमाणु युद्ध मतलब होता है तो एक परमाणु बम तो एक दूसरे को नष्ट करने में काफी होता है, बहुत काफी, एक दूसरे को चोट पहुंचाने में एक ही परमाणु बम काफी है, ठीक है। परमाणु युद्ध होने पर विश्व को बड़े विनाश का सामना करना पड़ता। यह निश्चित करना मुश्किल हो जाता कि विजेता यानी विनर कौन है। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है तब भी दूसरे के पास बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। सही बात है, अगर अमेरिका चाहेगा कि हम रसिया की पूरा तरह से क्या करेंगे, परमाणु हथियार को नष्ट कर देंगे, लेकिन फिर भी रसिया के पास बच जाएगा, अमेरिका को बर्बाद करने लायक के हथियार बच जाएंगे उसके पास। इसे अपरोध यानी रोक और संतुलन कहते हैं। रोक यानी अपरोध का तर्क कहा गया। रोक और संतुलन एक तरह से कह सकते हैं, अपरोध है ना, रोक और संतुलन किस पर संतुलन है, हथियार पर संतुलन है। तर्क कहा गया, दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा उठाना नहीं चाहता है। सबको मालूम है, यानी दोनों को मालूम है अगर युद्ध छिड़ गया किसी एक का तरफ से, तो रसिया को भी मालूम था अगर मेरे तरफ से गलती से युद्ध छिड़ेगा तो छिड़ गया तो अमेरिका हमको परमाणु अटैक करने से छोड़ेगा नहीं। अमेरिका भी ये भी जानता था कि अगर हम रसिया पर परमाणु अटैक कर देते हैं तो हमको वो भी मतलब एक तरह से पूरा तरह से निस्त नाबूद कर देगा, पूरा तरह से नाश कर देगा, यानी उसके पास भी इतना मतलब लायक है, उतना भी परमाणु हथियार है जिस मतलब हमको नष्ट करने के लायक हथियार है उसके बाद। ये भी दोनों एक मानता था, ठीक है। कोई भी पक्ष का खतरा मतलब युद्ध का खतरा उठाना नहीं चाहता था। इस प्रकार महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता और द्विता होने के बावजूद शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं लिया। यानी इसके बावजूद भी क्या हुआ कि शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी खूनी युद्ध का रूप नहीं लिया शीत युद्ध। यानी क्यों नहीं लिया, आप समझ सकते हैं कि दोनों के पास, अमेरिका और रसिया के पास इतना हथियार था कि वो दोनों, अगर एक तरह से अमेरिका अगर चाहता कि हम पूरे विश्व रसिया के यानी सोवियत संघ के परमाणु हथियार को नष्ट कर देंगे, लेकिन फिर भी नष्ट कर देता तो फिर भी रसिया के पास इतना हथियार बचता, उतना हथियार बचता जिससे वो पूरा अमेरिका को विनाश कर सकता था, नाश कर सकता था, जिससे अमेरिका नहीं चाहता था कि हम उस पर अटैक करें। और रसिया भी यही उसका मानना था कि अमेरिका के पास इतना हथियार है, अगर हम आज उस पर अटैक करके पूरा परमाणु हथियार को नष्ट नाबूद करने का कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी उसके पास इतना हथियार बच जाएगा जिससे हमको वो पूरा तरह से मेरा फाइल निपटा सकता है। इसी को क्या कहेंगे, अपरोध। अपरोध का मतलब क्या हो गया, रोक और संतुलन। इसी तरह से मेरा 8वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते 9वां क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि शीत युद्ध के दौरान प्रत्येक प्रतिस्पर्धा गुट यानी कंपटीशन वाली गुट के 3 सदस्य देशों के नाम बताइए। सही बात है, प्रतिस्पर्धी गुट या क्या है। 9वां क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, समझ रहे हैं, प्रतिस्पर्धी गुट यानी शीत युद्ध के दौरान प्रतिस्पर्धी गुट, इसको आप समझिए। प्रतिस्पर्धी यानी कंपटीशन किस के कौन सा गुट के बीच चल रहा था शीत युद्ध के दौरान, 2 ही तो गुट थे। पहला गुट का नाम था, पहला गुट का अमेरिका अगुवाई कर रहा था और दूसरा सोवियत संघ यानी रसिया कर रहा था। आप यहाँ क्वेश्चन करा कि शीत युद्ध के दौरान प्रत्येक स्पर्धी गुट यानी रसिया का जो गुट है और अमेरिका का जो गुट है उसके 3 सदस्य देशों के नाम लिखे। यानी शीत युद्ध के दौरान अमेरिका का 3 देश का नाम लिखे जो उसको ये कर रहा था, फेवर कर रहा था, उसका फेवर कर रहा था, उसका साथ दे रहा था, और 3 देश का नाम लिखे रसिया का जो उसका साथ दे रहा था शीत युद्ध के दौरान। देखिए पूंजीवादी गुट किसको कहा गया, अमेरिका को कहा गया पूंजीवादी। लेकिन इसमें कौन कौन थे, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका। इसमें कौन कौन आ गया, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका। और दूसरा आंसर आपका हो गया साम्यवादी गुट, सोवियत संघ,
पोलैंड और रोमानिया, इसमें 3 देश आ गया, 3 का 3 हो गया। यहाँ आपको 3 ही देश का नाम लिखने के लिए कहा क्वेश्चन में। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको ये याद रखना, ठीक है। ये एक तरह से आप मतलब इग्नोर नहीं कीजिएगा, नोट बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। शीत युद्ध के दौरान प्रतिस्पर्धा गुट, प्रतिस्पर्धा शीत युद्ध के दौरान कितना प्रतिस्पर्धा गुट थे, यानी कंपटीशन करने वाले दोनों आपस में कितना कंपटीशन करने वाले गुट थे, 2 गुट थे। एक गुट का अगुवाई कौन कर रहा था, अमेरिका, और दूसरा गुट का रसिया यानी सोवियत संघ। यहाँ कह रहा है कि 3 सदस्य देशों का नाम लिखे, यानी 3 देश का नाम लिखे जो वो लोग को मतलब सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका को जो सपोर्ट कर रहा था उसके 3 देश का नाम लिखिए। क्या हो गया, फ्रांस, इंग्लैंड और एक खुद अमेरिका हो गया। और साम्यवादी गुट का जो ये कर रहा था, पूंजीवादी गुट का हो गया। अब साम्यवादी गुट का जो फेवर कर रहा था सोवियत संघ कर रहा था, इसका लीडर पोलैंड और रोमानिया। इस तरह से आंसर हो गया। नाटो क्या है, 10वां क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। नाटो क्या है उसको आप पूछ रहा है। देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी शीत युद्ध के बाद 2 एक तरह से 2 ये बना संगठन बना, गुट बना, सैनिकों का गुट बना। अब यहाँ एक गुट का नाम था नाटो और दूसरा गुट का नाम था वर्सा। अब यहाँ आपको क्वेश्चन करा है कि नाटो क्या है। नाटो एक सैनिक संगठन था सोवियत रूस के प्रसार विरुद्ध अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम और पुर्तगाल आदि 12 देशों में आपसी संधि 1979 यानी 1979 ईस्वी में हुई थी। इसकी मुख्य शर्तें यह थी कि यदि कोई अन्य देश इनमें से किसी पर भी आक्रमण करेगा तो सभी को मिलजुल कर उसका मुकाबला करना पड़ेगा। यानी नाटो एक ऐसा संगठन था, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि नाटो जो यानी 12 देश का जो संगठन हुआ उसमें यह मकसद हुआ था कि अगर सोवियत संघ हम लोग पर हमला करेगा तो हम सब मिलकर के उसका क्या करेंगे, मुकाबला करेंगे। और नाटो का जो ये है हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम में है। कहाँ है, बेल्जियम में। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, शायद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ, ठीक है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेल्जियम में। इसी तरह से 10वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन आपको करा है कि वार्सा पैक्ट में कौन कौन से देश शामिल थे। वार्सा पैक्ट है, दूसरा कौन सा, ये आपको क्वेश्चन करा है कि वार्सा पैक्ट में कौन कौन से देश शामिल थे, आपको बताना है। देखिए उत्तर इसका क्या है, वार्सा पैक्ट में एक सैन्य संधि है। वार्सा पैक्ट क्या है, एक सैनिक संधि है जिसमें रूस, अल्बानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड आदि देश शामिल थे। ये संगठन नाटो संगठन के विरुद्ध थे। यानी शीत युद्ध के बाद 2 गुट बना, एक बना नाटो और दूसरा कौन बना, वार्सा। यानी आप वही वार्सा के बारे में आपको पूछ रहा है कि वार्सा पैक्ट में कौन कौन से देश शामिल थे। तो आपको आंसर क्या लिखना है, रसिया, अल्बानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और पोलैंड आदि देश क्या थे, शामिल थे। किस में शामिल थे, वार्सा पैक्ट में शामिल थे। और यह संगठन किसके खिलाफ था, नाटो संगठन के विरुद्ध था। 11वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते 12वां क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन आपको यह करा कि संक्षिप्त में उन परिस्थितियों की चर्चा कीजिए जिनमें गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में भी अच्छा तरह से आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब एक तरह से उन परिस्थितियों में संक्षिप्त परिस्थितियों की चर्चा कीजिए, मतलब जिनमें गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। अब देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ, यानी विशिष्ट हालात में हुआ। आरंभ में गुट निरपेक्षता भारत की विदेशी नीति का एक महत्वपूर्ण अंग थी। यानी आरंभ में शुरू में भारत का जो विदेशी नीति था उसका एक तरह से मेन पार्ट था, मुख्य भाग था, ठीक है। आगे चलकर विश्व दो विरोधी गुटों अमेरिका गुट और सोवियत संघ गुट में विभाजित हो गया। अब क्या हो गया, आगे चलकर जो हुआ अमेरिका एक तरह से यानी पूरा विश्व क्या हो गया, 2 भाग में बट गया। ऐसे में गुट निरपेक्षता में आंदोलन का रूप धारण कर लिया। धीरे धीरे कई देशों ने गुट निरपेक्षता की नीति अपना ली। शीत युद्ध की स्थिति में संसार को गुट निरपेक्षता की आवश्यकता थी। हथियारों की होड़ से बचने के लिए भी गुट निरपेक्षता आंदोलन की जरूरत थी। अब यहाँ एक समझ लिए कि जो अमेरिका और रसिया दोनों मतलब एक तरह से प्रेशर डाल रहा था पूरा दुनिया के देशों को कह रहा था कि आप मेरे तरफ आ जाओ। अमेरिका कह रहा था कि मेरे तरफ आओ, रसिया कह रहा था कि मेरे तरफ आओ। और ये पूरा दुनिया को मालूम था कि अगर हम लोग किसी का तरफ जाते हैं तो मेरा नाश होना तय है, मेरा नुकसान होना तय है। इसलिए इसमें एक तीसरा विकल्प निकाला, बहुत सारे देश ने मिलकर तीसरा विकल्प निकाला। न हम किसी के अमेरिका के गुट में जाएंगे, न हम रसिया संघ के गुट में जाएंगे, न हम अमेरिका का फेवर करेंगे, न इसका सोवियत संघ का रसिया का फेवर करेंगे। जाओ मरो तुम दोनों, हम एक तरह से तीसरा गुट बनाएंगे जिसका नाम होगा मेरा गुट निरपेक्ष। यानी गुट निरपेक्ष तीसरा गुट बन गया। और वो गुट में कौन कौन से देश शामिल हो गए, जो नहीं चाहता था, अमेरिका का तरफ भी जाना नहीं चाहता था और सोवियत संघ का तरफ भी नहीं जाना चाहता था। अब एक तरह से तीसरा गुट हो गया। ये दोनों को एक तरह से झटका लग गया कि जब हो गया तीसरा, एक तरह से तीसरा गुट भी बन गया। अब यहाँ क्या हो गया, अमेरिका और रसिया मतलब एक तरह से नरम हो गया। अब वो उन लोगों का मतलब एक तरह से जो प्रेशर था दुनिया में सारे देश को मतलब प्रेशर डाल करके अपनी ओर खींचना, वो मतलब इन लोग का सख्त मतलब नरम पड़ने लगा। वो तेवर अब इन लोग का नरम पड़ने लगा। इसी तरह क्या है
आगे संक्षिप्त में उन परिस्थितियों की चर्चा कीजिए जिनमें गुट निरपेक्षता आंदोलन का उदय हुआ। तो आप आराम से लिख सकते हैं कि गुट निरपेक्षता आंदोलन का उदय किस प्रकार हुआ, किस स्थिति में हुआ, कौन सा स्थिति में, वह स्थिति जिसमें ऐसा स्थिति था जिसमें मतलब अमेरिका और रसिया यानी सोवियत संघ चाहता था, यानी वो दोनों मतलब शीत युद्ध के कगार पर था, दोनों मतलब पूरा विश्व के पूरा दुनिया के देशों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था, प्रेशर डाल के और जैसे भी हो अपनी ओर खींच रहा था, अपने साथ ला रहा था। लेकिन उसका पूरा दुनिया जानता था, पूरा दुनिया के देश समझते थे कि अगर हम किसी एक का भी साथ देंगे तो मेरा वो इस्तेमाल करेगा, यानी मेरा वो एक तरह से आज़ादी पर अंकुश लगा सकता है, थोड़ा सा आज़ादी पर उसका अंकुश लगा देगा। इसलिए वो लोग ने तीसरा विकल्प चुना और उससे क्या हुआ कि जिनमें गुट निरपेक्षता आंदोलन का क्या हो गया, उदय हो गया। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन कवर हो गया, 13वां क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन आपको करा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, अब तक इसके कितने देश सदस्य हो चुके हैं। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का ये जो हुआ था, सम्मेलन हुआ था, वो आपको बताना है और इसके कितने मतलब सदस्य हैं अभी के टाइम में वो आपको बताना है। देखिए आपका आंसर क्या होगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन नेहरू, नासिर और टीटो की पहल पर सितंबर 1961 ईस्वी में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में बुलाया गया। इसमें 25 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब तक इस आंदोलन के 116 देश सदस्य बन चुके हैं। जी हाँ, इसके कितने टोटल 116 देश सदस्य बन चुके हैं। और जब इसका नाटो का जब संगठन किया गया था उसमें टोटल कितना 12 देश था, कितना 12 देश कह रहा था कि हम मतलब एक तरह से पूरा दुनिया का मुकाबला करेंगे अगर हम पर कोई अटैक करेगा, 12 देश का कहना था। और वो एक तरह से कौन सा संगठन बनाया, नाटो का संगठन बनाया। लेकिन इधर उससे भी बड़ा संगठन बन गया 25 देश का, ठीक है। 25 देश ने मिलकर एक तरह से किसका, गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक तरह से वो लोग भी एक संगठन बना लिया। अब कह रहा था कि अमेरिका रसिया में से कोई भी अगर हम पर अटैक करेगा तो हम फिर उसका मुकाबला करेंगे। एक तरह से उसमें क्या कितना देश आ गया, 25 देश आ गया। अब तक इसमें कितना 116 देश सदस्य बन चुका है। यानी गुट निरपेक्षता में 25 देश के बाद कितना टोटल अभी जो प्रेजेंट में 116 देश इसका सदस्यता ले चुका है। और इसका मतलब अगुवाई कौन कर रहा था, नेहरू, नासिर और टीटो कर रहे थे। कब कर रहे थे, 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में बुलाया गया था। इसका एक तरह से मीटिंग बुलाया गया था। तीसरा क्वेश्चन यानी 13वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन आपको करा के उन 3 देशों के नाम बताइए जिनमें गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ किया था। उन नेताओं के नाम क्या थे। आपको पूछ रहा है कि देश का नाम भी पूछ रहा है और नेता का भी नाम पूछ रहा है। किस किस देश ने गुट निरपेक्षता आंदोलन की शुरुआत की और उसके नेता का नाम क्या थे। आपका आंसर होना चाहिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो आरंभ किया गया था वह भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया द्वारा किया गया था। और भारत के नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और कर्नल थे कर्नल नासिर जो थे वो मिस्र के थे और यूगोस्लाविया के जो थे वो मार्शल टीटो थे। ये तीनों ने मिलकर एक तरह से ये तीनों देश के तीनों नेता ने मिलकर किसका अगुवाई किया, गुट निरपेक्ष आंदोलन का आरंभ किया था। 14वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते 15वां क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या महत्व है अथवा गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की क्या भूमिका थी। देखिए भारत ने अन्य देशों की सहायता से गुट निरपेक्ष आंदोलन को अस्तित्व प्रदान 1961 में शुरू। इस आंदोलन के 25 देश सदस्य थे। अब यहाँ देखिए 161 हो गई, 161 हो गई। यानी भारत ने मतलब शुरू से ही एक तरह से गुट निरपेक्ष आंदोलन को तरजीह दिया था। भारत ने अन्य देशों की सहायता से गुट निरपेक्ष आंदोलन को अस्तित्व प्रदान किया, एक तरह से उसका अस्तित्व, उसका वजूद प्रदान किया। 1961 में शुरू हुए इस आंदोलन के 25 सदस्य थे, अब 161 हो गए हैं। भारत आरंभ से ही इस आंदोलन का समर्थक है, ठीक है। इसका तो स्थापना ही 3 ने किया था ना, भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया ने किया था, ठीक है। इस आंदोलन का महत्व निम्नलिखित दृष्टियों से समझा जा सकता है। अब भारत ने गुट निरपेक्षता का आंदोलन का एक तरह से समर्थन क्यों किया, क्यों इसका गठन किया, अब यहाँ देखिए 3 पॉइंट में आपको बताया जा रहा है। 3 पॉइंट में यहाँ देखिए पहला जो पॉइंट है, 5 पॉइंट है। पहला जो पॉइंट है वह है कि उपनिवेशवाद को समाप्त करने का मतलब एक तरह से भारत को मकसद था, इसका एम्बिशन था, जिसके कारण वो गुट निरपेक्ष आंदोलन को समर्थन किया। बड़े बड़े देशों में समझौता करना, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन मतलब एक गुट निरपेक्ष जो ये था आंदोलन के बाद जो 25 देश आ गए तो ये एक तरह से बहुत बड़ा रोल निभाने लगा पूरा दुनिया में। बड़े बड़े देशों के बीच अगर कोई झगड़ा होता था तो वो लोगों को समझौता करा देता था। विश्व को विकास की ओर अग्रसर करना, ये एक तरह से विश्व को विकास की ओर अग्रसर करने में भी बहुत बड़ा भूमिका रहा। किसका रहा, यानी ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक तरह से बहुत बड़ा भूमिका रहा। विश्व को विकास की ओर
अग्रसर करना, निःशस्त्रीकरण लागू करना एवं शांति स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को लोकतांत्रिक स्वरूप देना, ये किसका मतलब एम्बिशन था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक तरह से एम्बिशन था। इस तरह से कितना क्वेश्चन कवर कर लिया आज लोग? आज कितना टोटल 15 क्वेश्चन कवर कर लिया और सब कितने हैं क्वेश्चन? 5 नंबर के आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। टोटल सब जो क्वेश्चन है सब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए आप लोग को इग्नोर नहीं करना है। अगर आप लोग थ्योरी नोट नहीं किए तो प्लीज कम से कम इसको तो नोट कर लीजिए। इसको नोट करने से आप लोग को बहुत फायदा है, प्लीज नोट बनाइए इसका। और जहां तक हो सके सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए, सारे एक क्वेश्चन आंसर को याद रखने का कोशिश कीजिए। अगर आपका एग्जाम में आ गया तो इसी तरह से आपको आंसर लिखना है, इसलिए आप लोग नोट बनाते हुए जाइए। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को विजिट कर लें। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर पूरी तरह से आपको आर्ट्स का तैयारी कराई जाएगी। अगर अपने दोस्तों में भी शेयर करें, प्लीज़ चैनल को एक तरह से आगे लेके जाएं। जो बहुत जल्द ही हम लोग लाइव आकर के पढ़ाएंगे। और आज बस यहीं तक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। हम थ्योरी ही लेकर के आएंगे, मतलब एक तरह से क्वेश्चन ही लेकर के आएंगे शीत युद्ध का दौर का। आज क्वेश्चन कवर नहीं किया गया, टोटल 15 क्वेश्चन है इसमें। अब अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कवर किया और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय अभी बाकी है और ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बाकी है। आज बस यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।